सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में ए बी इज पैरेलल टू क्यू पी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए बी जो है ये पैरेलल है किसके? पी क्यू के। ए बी का वैल्यू दे रखा है एक्स, पी क्यू एक्स प्लस 10, आर बी एक्स अपॉन 2 और बी पी जो है ये एक्स प्लस 1 है। तो पी क्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि इस x प्लस 10 का वैल्यू पूछा जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, आर ए बी आर क्यू पी दो ट्रायंगल है। ट्रायंगल आर ए बी और ट्रायंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी, ये दो ट्रायंगल हैं। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? सिमिलर करना है। ठीक है, सिमिलर करेंगे तो जो हमें प्रॉपर्टी मिलेगी उसी प्रॉपर्टी से आगे प्रोसीड करेंगे और हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा? निकल के आ जाएगा। तो आपने सिमिलरिटी में पढ़ा होगा, जब दो ये इस तरीके से समानांतर हो, है ना, तो ये जो कोण होता है ना, ये वाला, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों? ये मान लीजिए एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये संगत कोण होंगे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। वैसे भी आपने एकांतर कोण वाले पढ़े होंगे, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला, ये एंगल इसके बराबर में होता है, इसके बराबर में होता है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद 1 2 हो गया और ये 3 मान के चलिए, और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर हैं। अब ध्यान देंगे, आर ए बी आर क्यू पी, ये दोनों क्या है? दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। तो एंगल आर बराबर एंगल आर, यानी कि ये क्या है? कॉमन है। यानी कि एंगल 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 ए ए ए से दोनों ट्रायंगल जो होंगे, यानी कि आर ए बी और ट्रायंगल आर क्यू पी आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जब सिमिलर होंगे तो आर बी अपॉन आर पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? यूपी। ये थ्योरी हमें मिलेगा। अब इसी पे क्या करना है? ये जो भी वैल्यू दे रखा है इसको पुट कर देना है। x अपॉन आर बी का वैल्यू क्या है? x अपॉन 2। आर पी का वैल्यू, आर पी पूरा का पूरा है आर पी एक्स अपॉन 2 और प्लस एक्स प्लस 1, एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है? x है, और क्यू पी कितना है? x प्लस 10। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 नीचे x प्लस 2x प्लस 2, यानी कि ये आपको देगा 3x प्लस 2/2, यानी कि इसका जो वैल्यू है कितना निकल के आया? x अपॉन 2, और इसका इस पूरे का वैल्यू निकल के आया 3x प्लस 2/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, और 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 नीचे आ जाएगा। और ये बराबर में किसके है? x अपॉन एक्स प्लस 10 के। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से 2 खत्म, x से x खत्म, क्रॉस गुना कीजिएगा तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। 2 इधर लेके आइएगा तो ये हो जाएगा 8, बराबर x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x। x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 चौके 8, यानी कि 4। अब x का वैल्यू निकल के आ गया 4। 4 यहाँ पे पुट करेंगे, 4 प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 14, यानी कि 14 यूनिट्स जो होगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि पी क्यू जो होगा वो कितना होगा? 14। अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य इतना रुपए था, अब इतना रुपए में बेचा जाता है। साड़ी पर डिस्काउंट कितना है? आप देख पा रहे होंगे 10,490 है, घट करके कितना हो गया? 9,441, यानी कि कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिला होगा। कितना मिला? तो 10 में से 1 गया 9, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 0,
10 में से 9 गया 1, यानी कि 1049 का डिस्काउंट मिला। किस पे मिला? 10,490 पे। इसको 100 से गुना कीजिए, 0 से 0 ख़त्म। ये तो पूरा पूरा 1 से निकल जाएगा, यानी कि 10% का डिस्काउंट साड़ी पे दिया जा रहा है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.666 2.77 भिन्न रूप में है। ये रेकरिंग का क्वेश्चन है। बेसिकली हम इसे सिंपल वे में ही कैलकुलेट करेंगे। 2.777 इस तरीके से सबको जोड़ लीजिए। 7 6 13 3, 7 6 13 1, ये 14, ये भी इस तरीके से हासिल एक जुड़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। और 2 2 4 1 5, यानी कि 5.4 के ऊपर में रेकरिंग होगा, क्योंकि आगे में क्या है 4 4 4, आगे भी लिखते तो 4 4 4 जाता, लास्ट में कहीं 3 होता। इसका मतलब क्या है 4 के ऊपर में रेकरिंग है। 5 प्लस 4 के ऊपर में रेकरिंग, उसको किस तरीके से लिखते हैं 9। जितने भी अंक के ऊपर में रेकरिंग होता है उसके एवज में क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं। अब 5 प्लस 4/9 कहने का मतलब 5.4/9 है। 9 पचे 45 और 4 कितना हो जाएगा 49/9। 49/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इतना रुपए पर 3 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का प्रश्न ये तो सिंपल सा है। 1280 गुने 5 दिए 15%, 0 से 0 ख़त्म। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 4 दिए 12, लास्ट में 2 किसका है 192 का। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 दिए 12, 2 6 तरीक 18 1 19। तो यूनिट डिजिट भी अगर आपको पता चल गया तो टिक मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। एक वस्तु की कीमत 5,000 रुपये से 2,000 रुपये कम है, यानी कि 5,000 है उससे 2,000 रुपये कम है, तो यानी कि कितना है 5,000 में से 2,000 गया तो 3,000। डीलर 10% की छूट देता है और खुदरा विक्रेता इसके क्रय मूल्य पर 5% की, यानी कि पहले 10% की छूट मिली, यानी कि 90/100, फिर 5% का, यानी कि 95/100। कैलकुलेट कर लीजिए। 2 0 2 0 ख़त्म, 2 0 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 9 पचे 45, 5 4, 9 9 81, 4 85, 3 से गुना कीजिएगा तो 5 दिया 15, लास्ट में 5 एक ही है 25 65। 2 होता तो आगे कैलकुलेट करते, एक ही है, यूनिट डिजिट पे 5 दिखा, टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे। वैसे अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 दिए 15 5 1, 5 दिए 15 1 16 1, 8 तरीक 24 1, 2565 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि a और b x² + x - 2 = 0 के मूल है तो x में द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/a + 1/b बराबर और ab हैं, यानी कि 1/a + 1/b। इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ab और a + b, यानी कि इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, और एक तो दिया हुआ है ab, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। आपने द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब यहाँ से रख देंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि a + b बराबर क्या होगा -b/a। -b यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन में a के जगह पे +1, और ab कहने का मतलब c/a, c के जगह पर क्या है -2, a के जगह पे क्या है 1, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, माइनस से माइनस खत्म, 1/, क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसका वैल्यू निकल के आएगा 1/2। और ab ये तो सीधा सीधा दिख रहा है -2/a, इसका हो गया -2। अब जिस भी ऑप्शन से देखेंगे, जिस भी समीकरण यहाँ द्विघात समीकरण जो भी दे रखा है, जिसका भी आंसर 1/2 और -2 होगा, वही समीकरण क्या होगा इस ऑप्शन में आंसर होगा, है ना। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं तो देखेंगे आप, प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, इस तरीके से। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए, आगे आगे देखते हैं किसमें वो आंसर निकल के आता है। तो
2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के, है ना। 2 दूनी 4 यानी कि 2x² प्लस 4x माइनस x, तभी तो ये प्लस का 3x देगा। 4x में से 1x गया तो 3x माइनस 2 बराबर 0। 2x कॉमन यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 1x प्लस 2, एक कॉमन लीजिएगा तो x प्लस माइनस 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 माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को जब 0 के बराबर में करना है तो यहाँ पे एक x का वैल्यू निकलेगा -2 और एक x का वैल्यू निकलेगा 1/2। तो आप देख पा रहे हैं ये जो निकल के आया था 1/2 और ये निकल के आया है -2, पहले ही समीकरण से निकल गया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिया गया आरेख और तालिका दो सेल्समैन श्रीमान पी और श्रीमान क्यू द्वारा जनवरी से अप्रैल तक 4 महीने में बेची गई इकाइयों को दर्शाती है। आरेख और तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। मंथ वाइज सेल्स है मिस्टर पी और मिस्टर क्यू के द्वारा। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। 4 महीने के दौरान पी और श्रीमान क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का रेशियो यानी कि अनुपात पूछा जा रहा है। पी का देखिए क्या है, इस तरीके से है, तो पी का ये हो जाएगा, ये वाला, ये लाइन पी और डॉट वाली जो लाइन है ये क्यू की हो जाएगी। तो पहले पी का है तो पी को जोड़ देते हैं। 80 30 110 110 और ये 50 8 3 11 5 16 16 4 20 5 25 250 इसका हो जाएगा। 6 4 10 7 17 17 3 20 3 23 230 इसका, 0 से 0 खत्म। 25/23 25/23 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है जबकि बी 5 मिनट में उतने ही यानी कि 100 अंडे गिन सकता है ना, ये ध्यान रखिएगा। यदि वे दोनों मिलकर 450 अंडे गिने तो कितना समय लगेगा। ए का जो मतलब कह सकते हैं अंडे गिनने की जो कैपेसिटी है वो कितना है, तो आप देखेंगे 100 में 4 से भाग देंगे तो 25 अंडे प्रति मिनट, है ना, प्रति मिनट जो है वो काउंट कर लेता है। अब बी की बात करें तो बी करता है 100 अंडे 100/5 यानी कि 20 अंडे प्रति मिनट। 1 मिनट में 25 अंडे, ये 1 मिनट में 20 अंडे। अब दोनों को एक मिनट में ही कैलकुलेट किया जाए तो दोनों मिल करके 1 मिनट में कितना अंडा गिन देगा, 25 और 20 45। 1 मिनट में 45 और गिनना कितना है 450 यानी कि इसका 10 गुना, है ना, 450 तो इसका भी क्या होगा 10 गुना, यानी कि 10 मिनट में 1 मिनट में 45 तो 10 मिनट में 450। तो 10 मिनट में क्या करेंगे, ये दोनों मिल करके 450 अंडे काउंट कर देंगे। तो साधारण सा प्रश्न, समीकरण इतना का एक मूल x है तो दूसरा मूल बताना है। एक मूल कहने का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा में जैसे यहाँ पे एक मूल x बराबर 3 है तो 3 दे रखा है, बीटा हमें निकालना है -b यानी कि -12/a कितना है 1, ये 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि 12, बीटा बराबर 3 उधर जाएगा तो 9 3 12, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर। आप सी में भी रख सकते हैं, सी में जैसे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है तो आप इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको k का वैल्यू निकालना होगा। और k का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो x का वैल्यू पहले 3 पुट करना होगा तो k का वैल्यू निकलेगा। और जब k का निकल जाएगा तो वही वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे और a के जगह पर ये रखेंगे और अल्फा के जगह पर ये है तो आपको बीटा मिलेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9:12:x है, ये यहाँ पे समानुपात होगा, है ना, इस तरीके से।
तो ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो 2x प्लस वाई क्या होगा, तो 9/12 इज इक्वल टू 12/x, और यहाँ पे है 28/42 इज इक्वल टू 42/y। यहाँ से x निकलेगा, यहाँ से y निकलेगा, इसमें पुट करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। तीन तिये 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 16, 7 चौक 28, 7 छक 42, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 63। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 16, 16 दूना ये हो गया 32, और y का वैल्यू 63, 3 2 5, यूनिट डिजिट पे 5, 95, यही होगा। क्लियर? तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 सह अभाज्य संख्याओं के किसी भी समूह का HCF यानी कि महत्तम समापवर्त सदैव क्या होता है, तो सदैव HCF क्या होता है, 1 ही होता है, आपने पढ़ा होगा। जैसे 10 सह अभाज्य है ना, संख्याओं के किसी भी समूह, तो इसका HCF क्या होगा, सदैव 1 होगा। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन हो गया। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को आप कैसे लिखेंगे, 10 को आप लिख सकते हैं 3 और 7, 3 7 होगा क्या 7, 3 दूनी 6, 1 1 तिया 3, बिल्कुल 3 7 लिख सकते हैं। 4 6, क्योंकि जोड़ने पे क्या है 10 है, तो 3 7 हो गया, और इनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसके बाद 4 5 6 7 3, फिर 7 3 आएगा, तो फिर वही हो जाएगा, ठीक है ना। या तो 10 1 1 10 तो नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका HCF क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। शीर्ष A0-2, B21, C04 और D-21 द्वारा निर्मित चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है वर्ग इकाइयों में कितना होगा। तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये चतुर्भुज है, या फिर यहाँ से हम डायग्राम पिक कर लेते हैं। है ना, ये चतुर्भुज हो गया। अब ये मान के चलिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। A कितना है, A है 0-2, है ना, क्या है 0-2। उसके बाद B जो है 2 और 1 है, C है 0-4 और D है -2 और 1। तो ABCD का एरिया। अब एक काम करते हैं, इसको इससे मैच कर लेते हैं और इसको इससे मैच कर लेते हैं, तो ये एक डायगोनल मिल गया, डायगोनल 1 और डायगोनल 2। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आपने पढ़ा होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले डायगोनल निकाल लेते हैं। तो डायगोनल 1, पहला जो डायगोनल यानी कि विकर्ण है, इसको निकालिएगा, तो क्या निकल के आएगा, तो डायगोनल 1 यानी कि AC जो होगा, AC बराबर क्या होगा, तो देखिए 0 0, ये तो कैलकुलेट ही नहीं करना, यहाँ पे क्या है 4 4 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 + 2 बराबर 6, यानी कि D1 निकल के आ गया 6। अब D2 निकालेंगे, यानी कि BD की लंबाई कहिए या डायगोनल कहिए, तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस का 2, यहाँ पे -2 है, इज इक्वल टू 2 माइनस +2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो डायगोनल 2 आ गया 4, यहाँ पे रख दीजिए 1/2, डायगोनल 1 हो गया 6 और डायगोनल 2 हो गया 4, 2 तिये 6, 4 तिये 12।
यानी कि इस ABCD चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो आप इसको इस तरीके से डायगोनल निकाल कर कर सकते हैं, या फिर डायगोनल कहने का मतलब क्या है, A और C के बीच की दूरी। ठीक है, तो दूरी का जो फॉर्मूला है वो हमने लगाया और यहाँ से इसको कैलकुलेट किया। आगे बढ़ते हैं। एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से इतना कम है। हमें नहीं पता टेलीविज़न का कीमत कितना है, लेकिन और प्रिंटर का भी नहीं पता, तो प्रिंटर की कीमत से कितना है, 35,000 कम है, यानी कि 35 के कम है। यदि प्रिंटर की कीमत, अब प्रिंटर की कीमत क्या है, प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दुगनी है। टेलीविज़न की कीमत ये है, यानी कि x माइनस 35,000 के करने का मतलब क्या है, 1 के आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा ना, 1 के सब्सक्राइबर, 2 के सब्सक्राइबर वगैरह। मेरा तो खैर है ही नहीं अभी तो स्टार्टिंग मैंने करा है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो 1 के आपने देखा होगा, तो 1 के कहने का मतलब क्या है, 1 के में होता है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स माइनस 35 के का क्या है, इसका दोगुना है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, x बराबर 2x माइनस 35 के और गुने 2, यानी कि 35 गुना 70 के, यानी कि 70,000। यहाँ से 70 इधर आ जाएगा, 2x माइनस एक्स, यानी कि x का वैल्यू हमें निकल के आ गया 70। अब x का वैल्यू 70 आ गया। क्या पूछा जा रहा है, टेलीविज़न की कीमत। 70 के में से 35 के घटा तो कितना आया, 35 के, तो 35,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 5 वर्ष पहले मेरे और मेरे पिता की आयु का योग 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं पता मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मेरी वर्तमान आयु x है, वर्तमान आयु x है, और मेरे पिता की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु से मतलब मेरे पिता वर्तमान आयु में मुझसे कितना है, 25 वर्ष बड़े हैं। अब 5 वर्ष पहले है ना, तो 5 वर्ष पहले 5 इसमें से घटा दीजिए, 5 इसमें से घटा दीजिए, और 5 वर्ष पहले क्या कह रहा है, दोनों का उम्र कितना है, 39, यानी कि दोनों को जोड़ देना है, बस यही बोला जा रहा है। x माइनस 5 और प्लस इसमें से 25 में से 5 घटाइएगा तो x प्लस क्या हो जाएगा, 20। इन दोनों का सम जो है 39 है, तो 2x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 20 में से 5 गया 15, बराबर कितना हो गया 39। 2x बराबर 9 में से 5 गया 4, 3 में से गया 2, है ना, तो x का वैल्यू आ गया 12। तो क्या पूछ रहा है, मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। आप देखिए कॉमन भी आप सोच सकते हैं, ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बाय ऑप्शन भी आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। कैसे, तो थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमने पिक किया 20 वर्ष, मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, 20 वर्ष। मेरे पिता मुझसे वर्तमान में कितना है, 25 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, हमने 25 वर्ष बढ़ा दिया, तो 25 20 ही हो गया 45। अब 5 वर्ष पहले मेरे और मेरे पिता की आयु का योग कितना है, 39 वर्ष। 5 इसमें से घटाइएगा तो ये होगा 15, 5 इसमें से घटाइएगा तो ये होगा 40। तो 40 से 10 50 5 55, क्या ये 39 के बराबर है, ये नहीं होगा। इसमें आप क्या कीजिए, 5 वर्ष घटाइए तो ये हो जाएगा 7, जोड़ा हमने कितना 25, है ना, यहाँ पे हमने 25 जोड़ा, तो 25 और 13 कितना हो जाएगा, 25 और 3 28, 10 38। इसमें से 25 घटाइए, 5 घटाइए, 5 घटाइएगा तो ये 35, 35 35 प्लस 7, 35 5 40, 2 42, तो ये 39 के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन सी में हम आ गए, है ना, इसमें 12 घटाइए, तो 12 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे 12 में क्या है, 25 वर्ष जोड़ना है, क्योंकि यहाँ इनके पिता जो हैं 25 वर्ष बड़े हैं, तो 25 25 2 27, 27 10 कितना हो जाएगा 37। 37 में से 5 घटाइए, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो ये है 32, और इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको 32 और 7 39 मिल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, ये सब एक्स वाई जेड ये सब मानने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि
x और y संख्या इतना के दो अंक इस प्रकार हैं कि यह संख्या 90 से विभाज्य है। अब 90 से विभाज्य कहने का मतलब क्या है? 10 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबल कब होगा? जब लास्ट में 0 हो। तो y तो हमें पता चल गया 115, ये लास्ट में 0 है। अब यहाँ नहीं पता ये क्या होगा। अब 10 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल हो। 9 से डिविजिबल का रूल क्या है? सबका जो सम है ये 9 से विभाजित है, तो ये पूरा का पूरा क्या है? 9 से विभाजित है ना? तो 9 से विभाजित जोड़ लेते हैं सबका सम। सबका सम अगर 9 से विभाजित है तो ये पूरा का पूरा अंक भी क्या होगा? ये पूरा संख्या जो है ये 9 से विभाजित होगा। तो जोड़ के देखिए, 5 1 6, 6 1 7, 7 में कौन सा इसमें और अंक जोड़ना होगा? तो 7 5 12 है ना? क्या 12 9 से 12 प्लस 0 12, तो 12 9 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। 6 5 1 6, 6 1 7, 7 6 13, ये भी नहीं। 5 1 6, 6 1 7, 7 3 10, 7 3 10, 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। 1 1 2, 5 2 7 2 9, 9 प्लस 0 यानी कि 9, 9 से डिविजिबल है, यानी कि यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल होगा और ये 10 से भी डिविजिबल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? x और y का मान, तो ठीक है 2 और प्लस 0 दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो संजोग से इस तरीके का ये ऑप्शन सेट था, लास्ट में 0 था, इस वजह से फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर मैं 0 के जगह पे कुछ और होता तो हमारा आंसर कुछ और होता। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यदि 3 संख्याएं इतना के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग इतना है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? वर्गों का योग यानी कि इसमें x होगा, इसमें x होगा, तो सबको जोड़ लेते हैं। 25x स्क्वायर, 36x स्क्वायर और ये हो जाएगा 64x स्क्वायर। सबको जोड़िएगा तो 64 36 100 यानी कि 125x स्क्वायर बराबर सबका जोड़ कितना है? 1250। 125 से कम 125, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? √10। ठीक है, अब कहता है उन संख्याओं का गुणनफल, सबको गुना कीजिएगा तो 8 छक 6 30 और 8 त्रिक 24 यानी कि 240 होगा। और x कितना बार होगा? x 3 बार होगा, यानी कि x का क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। 240 x कितना है? √10 है, √10 का होल क्यू। अब 240 गुने, देखिए √10 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपको √10 गुने 10 यानी कि उसका वैल्यू 10 मिलेगा। जैसे आप देखिए √10 है और गुने √10 कीजिएगा तो √100 और 100 का वर्ग क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 10। तो ये 10 और लास्ट में एक √10 रह गया। अब ये हो गया 2400 √10। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 2 बॉक्सों में चॉकलेटों का अनुपात कुछ इस तरीके से है, 7:5। यदि चॉकलेटों की संख्या में अंतर, इसका अंतर 2, अंतर कितना है? 28। तो बड़ी संख्या वाले बक्से में चॉकलेट की संख्या यानी कि 7 का पूछा जा रहा है, तो 2 बराबर 28, तो 1 बराबर 14 यानी कि 14, और 14 को 7 से गुना कीजिएगा तो 14 सते 98, लास्ट में 8 यानी कि ये तो सीधा सीधा टेबल ही है 14 का, तो 98 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना का मान बेस समान, पावर जुड़ जाएगा तो 4 3 7 2 9, 5 के पावर में 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक ट्रक शहर P से Q तक इतना की गति से यात्रा करता है। ठीक है, P से Q तक जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और उसी मार्ग पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या होता है? वो रिटर्न हो जाता है। तो दी गई एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, तो क्या होता है? 2 × 60 × 100, 2 × x × y अपॉन x प्लस वाई यानी कि 160। 0 से 0 खत्म, 2 8 16, 4 दूनी 8, 4 25 चौका 100, 2 तिये 6, 25 तिये 75 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
एक मोटर कार इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और प्रत्येक 2 घंटे बाद अपनी गति इतना किलोमीटर बढ़ा लेती है। 360 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? अब पहले 2 घंटे में, है ना? पहला 2 घंटा जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो पहले 2 घंटे में 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर कवर हो गया। अब क्या है, 2 घंटे के बाद 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ा देती है। तो 60 था पहले, अब 15 किलोमीटर बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 75। अब 75 की स्पीड से चलेगी तो 2 घंटे में कितने चलेगी? 75 दूना 150। अब कितना जुड़ के आया है? यहाँ पे जोड़ते भी रहिए। ये आ गया 0, 5, 2, 7, 1, 1, 2। अब 270 है और कवर कितना और करना है 360 तक जाने के लिए? तो 270 और इधर 30 और 60, 30, 90, यानी कि हमें 90 किलोमीटर और कवर करना है। तो 90 किलोमीटर कवर करने के लिए अब क्या होता है, 2 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, मतलब सॉरी 2 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर अगला 2 घंटा होगा और अगले 2 घंटे में वो फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा। यानी कि पहले था 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे है 60, 15 बढ़ाया तो ये 75, अब 15 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 90, और 90 ही कवर करना है। और कितना में कवर करना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 90 ही किलोमीटर उसको जाना है। और सबको जोड़िएगा, 5, 2, 10, 10, 5, 2, 10, 9, 19, 1, 2, 3, 390, यानी कि 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर, मोटा मोटा कह सकते हैं, क्योंकि 2 घंटा, देखिए 2 घंटा यहाँ पे आप लीजिएगा तो 2 घंटा में 15 किलोमीटर, 9 दूना 18, 360 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा। यहाँ पर 360 से कितना जा रहा है? इसी के आसपास में जा रहा है। तो 360 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो लगभग लगभग यहाँ पे 5 घंटे का समय लगेगा, ठीक है ना? 6 घंटा है नहीं, 7 घंटा और ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा डिस्टेंस और कवर करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 1 घंटे में 60, 10, 70, 5, 75, 75, 5, 80, 10, 90, और 1 घंटे में 0, 5, 2, 7, 1, 1, 2, इसमें आप 90 जोड़िएगा, 0, 5, 2, 7, 9, 7, 16 होगा। यानी कि 360 क्या है, पूरा पूरा कवर हो जा रहा है, ठीक है ना? तो 1 घंटा और लगेगा और 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर कवर करके 360 किलोमीटर कवर कर लेगा, यानी कि 5 घंटे में ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, यानी कि पूरा का पूरा ये डिस्टेंस कवर हो जा रहा है, ठीक है? इसको फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे फिर से समझा देते हैं। देखिए 2 घंटे में 60 के स्पीड से जा रहा है तो 2 घंटे में कितना कवर करेगा? 120। फिर अब क्या हो रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है, अब हो गया स्पीड 75, 75 के स्पीड से जाएगा तो 75 दूनी 150, यानी कि 150 हो गया। दोनों जुड़ करके कितना कवर हो गया? 0, 5, 2, 7 और 1, 1, 2, 270 कवर हो गया। कितना कवर और करना है? 270, 30, 60, 30, यानी कि 90 और कवर करना है। और फिर 15 बढ़ाएगा, 15 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 90, 90 ही मतलब कवर करना है। और 15 यहाँ पर भी आप देखेंगे 15 बढ़ाने पे 90 ही हो रहा है। तो 1 घंटा, है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा, यानी कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर और कवर करेगा। यहाँ पे 90, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। 0, 5, 2, 7, 9, 7, 16, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 360 किलोमीटर, यानी कि कितना टाइम लगेगा? 2, 2, 4, 1, 5 घंटे। अगला देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देते हैं। इन दोनों को काटिएगा तो 1, 1, इनको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे होगा क्या? इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या देगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा,
स्क्वायर से ये रूट खत्म, क्योंकि दोनों पे रूट है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अब अलग अलग कर देते हैं, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1/साइन थीटा कॉसेक थीटा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, माइनस है तो यही होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रेखा आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड इन 1000 बाय अ कंपनी फ्रॉम द ईयर 2012 से 2017। 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या कितनी है? 45। 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या यानी कि 90 का कितना परसेंट है? तो 90 का x% बराबर कितना है? 45। तो 45 दूना 90, ये 50 से कट जाएगा यानी कि 50%। 50% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो साधारण सा DI, इसमें इससे डिवाइड करना है, दशमलव के बाद 4 अंक, तो हम ये यहाँ पे क्या करते हैं, दशमलव के बाद 4 अंक लगा लेते हैं, यानी कि 0 एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं, तो दशमलव दशमलव हट जाएगा। पहले मतलब संख्या से पहले के जितने भी जीरो उसका कोई मतलब नहीं बनता, 4 8 6, लेकिन संख्या के बाद का जीरो है तो उसका मतलब बनता है। 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 10 से डिवाइड करना है, एक अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, यानी कि 24.3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के एक समूह ने एक इलाके के 40 घरों में परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए एक सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे दी गई बारंबारता तालिका प्राप्त हुई। डेटा का बहुलक कितना है? देखिए, ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको मोड का फॉर्मूला याद हो। और मोड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये देखते हैं। L लोअर लिमिट है ना, बारंबारता की जो होती है लोअर लिमिट, और उसमें ऐड करते हैं आप यहाँ पे बारंबारता, यानी कि बहुलक की जो भी बहुलक होगा है ना, जिसका भी ज़्यादा होगा, परिवारों की संख्या सबसे ज़्यादा किसका है? 12 है, तो ये हो जाएगा बारंबारता, यानी कि फ्रीक्वेंसी F0 है ना, और F1, सॉरी इसको F1 से डिनोट करते हैं बारंबारता, और इसमें से घटाते हैं F0 है ना, यानी कि बारंबारता से पहले की जो कह सकते हैं वर्ग का बारंबारता है ना, बहुलक है ना, बहुलक के पहले का, यानी कि F0 ये हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 2F1 माइनस F2। अब ये F1 क्या है, तो F0 माइनस F1 हो जाएगा, F0 माइनस F2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे F2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका डिफरेंस, यानी कि जो भी डिफरेंस होगा इसके डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो आइए देखिए, फॉर्मूला तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो क्या है, इसको जो लोअर लिमिट है, बहुलक 12 आ रहा है, 12 इसकी लोअर लिमिट है, 6 प्लस F1 बारंबारता कितना है 12 माइनस F0 वर्ग के पहले का जो है वर्ग, पहले वाले वर्ग की बारंबारता है ना, तो ये है 8 2F1, यानी इसका 2 गुना 12 दूना 24, माइनस ये क्या है F0, ये हो जाएगा पहले वाला, और F2 यानी कि F2 ये हो जाएगा, F1 ये है और F0 ये है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस F2 कितना है, F2 6 है, यानी कि बारंबारता जो बहुलक का बारंबारता उसके बाद वाले वर्ग की क्या होगी बारंबारता, ठीक है। और इनका डिफरेंस 2 2 4 4 2 6 6 2 8, यानी कि 2 का डिफरेंस है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 12 में से 8 गया 4, 8 और 6 14, 24 में से 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10, और गुना हो जाएगा 2 से, 4 दूनी 8, यानी कि 0.8, 6 प्लस 0.8, क्योंकि 4 दूनी 8 है ना, और 8 में 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.8 आ जाएगा,
तो 6.8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको पहले फॉर्मूला को अच्छे से समझना होगा। देखिए फॉर्मूला जो होता है ना, ये क्या है, एल लोअर लिमिट, जो भी बारंबारता होगी उसकी लोअर लिमिट, यानी कि ये 6 होगी। क्लियर। उसके बाद F1 जो है ये बहुलक की बारंबारता, यानी कि बहुलक सबसे ज़्यादा परिवारों की संख्या किस में है, 6 से 8 तक के परिवार की माप जो है 6 से 8 तक का है, कितना है, 12 है। तो ये हमने लिख लिया F1। और F0 जो है, जो भी बहुलक है उसके पहले वाले वर्ग की, ये वर्ग है, वर्ग की बारंबारता, तो F0 ये हो गया। F2 क्या है, तो बारंबारता, जो बहुलक वाला बारंबारता है उसके बाद वाले वर्ग का बारंबारता, यानी कि F2 ये हो गया। ये F0 माइनस F2, ये 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू डी। डी क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर। अंतर कितना का है, तो 2 का आप कंटिन्यू देख रहे हैं अंतर है, तो यही इसका फॉर्मूला है। इस पे आप इसको सेट कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 दिनों की अवधि में एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर होती है। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है ना, यहाँ पे समकोण 1 घंटे में, है ना, 2 दिनों में, यहाँ पे 2 दिन की बात हो रही है, यानी कि 24 दूने 48 घंटे की बात हो रही है। 48 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण बनाती है। आपने गौर किया होगा तो यहाँ 3 बजे इस तरीके से समकोण बनता है, आपने देखा होगा। इसी तरीके से कहीं ना कहीं और आगे भी कोण बनाता होगा। तो आपको पता होना चाहिए, हर एक घंटे में, है ना, 1 घंटे में, 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। कितनी बार बनाती है, 2 बार समकोण बनाती है। और 12 घंटे में, है ना, 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है, तो 11 बार। अब आप कहिएगा 1 का 12 गुना किया तो 2 का 12 गुना क्यों नहीं करेंगे। तो 12 बजे और 6 बजे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे समकोण नहीं बनता है, ठीक है ना। तो 12 घंटे में 11 बार समकोण बनाएगी। अब दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे पूरे दिन में, तो इसका 2 गुना कीजिएगा तो 24 घंटे, 24 घंटे में इसका 2 गुना 22 बार, यानी कि 24 घंटे में 22 बार। अब 24 घंटे में 22 बार और 2 दिन में 24 दुना 48, 11 नहीं, ये हो जाएगा 11, 1 घंटे में 2 बार, एक घंटे में 2 बार हो गया, तो 12 घंटे में, अच्छा 12 बार दुना 24, और 12 और 6 में तो बनता नहीं, यानी कि यहाँ पे 22 बार बनेगा समकोण, है ना, 22 बार समकोण बनेगा, ठीक है। फिर से देखिए, 1 घंटे में जो एंगल बनता है वो 2 बार बनता है ना। कैसा एंगल, समकोण, है ना, 90 डिग्री का। अगर बात करें 12 घंटे की, तो 12 घंटे में बनेगा 11 दूना 22 बार, है ना, 11 बार। जैसे देखिए, अब ये कहिएगा 1 का 12 गुना और इसका 2 का 12 गुना कितना होता है, 24। तो 24 क्यों नहीं होगा, तो 24 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 बजे, है ना, और 12 बजे, है ना, 6 बजे और 12 बजे क्या होता है, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। आप देखेंगे 6 इस तरीके से बसता है और 12 किस तरीके से बसता है, जब घंटे और मिनट की सुई एक के ऊपर में एक हो। तो ये 2 टाइम ऐसा है जहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 1 का 12 गुना, तो 2 का 12 गुना 24, और जिसमें से 2 ये निकल गया, मतलब निकल जाएगा, यानी कि 22 बार बनेगा। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, है ना। तो 24 घंटे में कितनी बार
मिनट और घंटे की जो सुई है ये एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, तो ये बनाएगी 44 बार। और 2 दिन में 44 दूना 48 घंटा, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 88 बार। यानी कि 2 दिन में 88 बार घंटे की घड़ी की घंटे और मिनट की सुई समकोण पर होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, दो संख्याओं के बीच का अंतर ये है, यानी कि रेशियो में ये दे रखा है 7-3, यानी कि 4 का डिफरेंस, 4 बराबर 52, 13 चौके 52, 1 बराबर 13, तो दोनों में से सबसे बड़ी संख्या 13 सते 91, बड़ी संख्या क्या है? 7 है। 91 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जिसकी भुजाएं इतना है, क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ट्रिपलेट नहीं है तो आप यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए पहले एस निकालेंगे। एस निकालने के लिए तीनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो 16 4 20, 10 30, 30 10 40 और 2 42/2, यानी कि ये हो जाएगा 21। एरिया निकालने के लिए 21 गुने एस इंटू एस माइनस ए, 12 8 1 9 है ना, एस माइनस ए एस माइनस बी 14 6 1, ये हो जाएगा 7 है ना, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी 16 4 1 5, यानी कि एस माइनस सी। तो हमने ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया। अब इसको कर लीजिए, 9 स्क्वायर रूट 9 का हो जाएगा 3, 3 बाहर आ गया। अब इसमें आप देखेंगे ये 7 और 3 से मिलकर के बना है, तो 2 7 अंदर में है, 1 7 बाहर आ जाएगा, है ना। अंदर में क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा, अंदर में 5 रह जाएगा, तो 5 दिए 15, यानी कि 21/15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। तो ये कुछ बाएं से ये दिया हुआ है और दाएं ये दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा? तो 5 जोड़ते जाइए पहले अंक में, 5 1 6, 5 8 होगा। दूसरा 9 3 8 होगा। 5 जोड़िएगा तो 6 8 2 होगा। 5 जोड़िएगा तो 5 3 8 2 5 होगा। 5 जोड़िएगा तो 7 3 0 होगा। अब कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे से विभाज्य हो गया? तो 6 5 से डिविजिबल है? नहीं। 9 3 से डिविजिबल है? यस। 6 8 से डिविजिबल है? नहीं। 8 2 से डिविजिबल है? यस। 7 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 अंक ऐसे हैं जो पहला अंक दूसरे से क्या है? डिविजिबल है। तो ये कुछ 28 प्रश्न थे जो कि आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। प्रीवियस ईयर का ये सेट था। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जैसा कि आपको पता है फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कम से कम एक वीडियो डेली अपलोड कर दे। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो किसी दिन, जिस दिन समय मिलेगा उस दिन 2 वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। अभी जैसे कि 17 तारीख से डेट आ चुका है, 17 नवंबर से 17 नवंबर से ग्रुप डी वालों का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस पे कुछ न्यूज़ वगैरह भी आ रहा है, उसमें आपको नहीं पढ़ना है। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, डेली प्रैक्टिस करें। जब भी आपको समय मिल रहा है, जीके जीएस साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा साइंस पे फोकस करें। मैथ और रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का चीज़ है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। और रिजल्ट बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है। आपको निरंतर सेट लगाना है, डेली कम से कम कोशिश कीजिए जो एक सेट लगा लें। उससे क्या होगा, आपका जो प्रिपरेशन है वो उसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अगर आप ये सोचते हैं नहीं आज सेट नहीं लगाएंगे, किसी दिन 2 या 3 सेट लगा लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि दिन प्रतिदिन समय निकला जा रहा है। कब वो समय आ जाएगा जिस दिन आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा
और आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जा कर के वहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा, तो वो दिन कब आएगा पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उससे पहले आपका क्या कर्तव्य है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए। और प्रीवियस ईयर के, मैं बार बार कह रहा हूँ और इससे पहले भी कई वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो रेलवे का एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अब डायरेक्ट वही क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साइंस तो वही रहने वाला है, मैथ रीजनिंग वही रहने वाला है, करंट अफेयर का कुछ कहा नहीं जा सकता, करंट अफेयर कहाँ से क्या पूछेगा। तो जितना आप बनाएंगे उतना ही दूसरे कैंडिडेट भी बनाएंगे। बस डिपेंड करता है कि आप कितना अपना इनपुट दे रहे हैं डेली बेसिस पे, और निरंतर अभ्यास में लगे रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि क्या हो, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।